तो बच्चों, रैंक सेवर सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये रैंक सेवर सीरीज हमने उन बच्चों के लिए बनाई है जो जेई की तैयारी प्रॉपर डिटेल में करना चाहते हैं। वो इस चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहते कि क्लास में कितना पढ़ाया गया है। समय की कमी के कारण हो सकता है कुछ चीजें कराई हैं, कुछ चीजें नहीं कराई हैं। वो अपनी तैयारी डिटेल में करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी रैंक प्यारी है। तो उन बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसी छोटी चीज अगर बोल दी जाए तो कई बार पूरा देश पागल बन सकता है, और पूरा देश पागल बनता है। और आपने जैसा देखा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक शब्द बोलने मात्र से ही लोग खुश हो गए, चाहे उनको उसका मीनिंग पता हो या ना पता हो। लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना आसान है नहीं, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेन चाहिए। तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको थोड़ी सी सीखनी है और आपको जेई में फायदा देंगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। एक सिंपल सा सवाल है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या जैसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल के लिए और एक क्वाड्रिलेटरल के लिए पहले बात करते हैं। तो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है और क्वाड्रिलेटरल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है? तो सब लोग सोचते हैं भाई चलो ट्राइंगल के बारे में अगर बात की जाए तो दुनिया जानती है कि ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंट्रोइड ही होता है। तो मान लीजिए ये तीन वर्टाइसेस हैं उसके, तो जो सेंट्रोइड होता है वो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये बात सबको पता होती है और सब एकदम खुश रहते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, मजेदार है। तीनों वर्टाइसेस दिए, तीनों वर्टाइसेस को ऐड करके अपॉन 3 कर लो तो अपने पास ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है। अगर मान लीजिए फिजिक्स के पेपर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि तीनों वर्टाइसेस दे दिए, बताओ इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बट व्हाट अबाउट फॉर अ क्वाड्रिलेटरल? क्या क्वाड्रिलेटरल के लिए भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अब क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस होंगे, तो क्या हम चारों वर्टाइसेस को ऐड करके अपॉन 4 कर दें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा? एक्चुअली इतना आसान नहीं है, नॉट सो इजी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शब्द बोलने से पहले इंसान को पता होना चाहिए कि वो क्या है। मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रिलेटरल के केस में ना दो सिनेरियोज आएंगे कि वो जो आपने मासेस रखे हैं वो क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस पे रखें, या क्वाड्रिलेटरल एक प्लेट है विद यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाला। तो ये दो अलग अलग सिनेरियो में, और दोनों सिनेरियो में अलग अलग आंसर आ सकता है जो हम देखेंगे। एक्चुअली ट्राइंगल में भी ये सिनेरियो हमें कंसिडर करने चाहिए थे दोनों, पर ट्राइंगल में हम फिर भी बच जाते हैं। मैं बताता हूं क्यों। भाई आप तीनों वर्टाइसेस पे अगर सेम मास हो तो आप जानते हैं कि भाई ठीक है, सेंट्रोइड आंसर होगा। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। और अगर हम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और तीनों में मान लीजिए सेम मास लगा हुआ है, जैसे 1 kg मास लगा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी नथिंग बट समेशन m xi अपॉन समेशन mi। अब सबके मास सेम है, सबके मास 1 kg ले लें तो ऊपर तो समेशन xi हो जाएगा, नीचे समेशन 1 हो जाएगा, तो वो 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो सेंट्रोइड ही आ जाता है। पर मान लीजिए अगर इस ट्राइंगल की प्लेट को पूरा भर दिया जाए, इट्स नॉट जस्ट मासेस एट द वर्टाइसेस, ये ऐसा सिनेरियो है कि भाई पूरा ट्राइंगल का प्लेट ही हमारा फिल्ड है। ये सिनेरियो है। अब क्या इस सिनेरियो में भी हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंट्रोइड ही आंसर आएगा? एक्चुअली ट्राइंगल के केस में हम लोग कह सकते हैं। उसका रीजन कई लोग बहुत ही सिंपल तरीके से भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि यार एक काम करो ना, एक रॉड कट करो, ऐसी पतली सी। ऑल्दो कहना कैलकुलस से चाहिए अच्छे से, लेकिन चलिए ठीक है, रॉड कट करो। अब इस रॉड का सेंट्रोइड यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा? अब ये सॉलिड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा? तो भाई ये बीच में ही होगा। एक और रॉड ऐसे पैरेलल कट, अच्छा रॉड जो है ना नीचे वाली साइड के पैरेलल कट हो रही है, तो इसका भी इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा। तो इसका मतलब ये जितनी भी पैरेलल रॉड्स कट हो रही है सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे आएगा जो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलेगी, तो बेसिकली इस मीडियन पे आएगा।
तो यानी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं इस मीडियन पे होगा। ऐसे ही आप इधर रॉड्स कट कर लीजिए, तो भी इस मिड पॉइंट पे ही आएगा। तो अल्टीमेटली जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर होता होगा। तो ट्राइंगल के केस में चाहे ट्राइंगुलर प्लेट हो चाहे वर्टाइसिस पे हो, आपका आंसर सेंट्रॉइड वही आता है जो वर्टाइसिस को ऐड करके अपॉन 3 आता है। मैं ये नहीं कह रहा दिस इज द बेस्ट वे टू प्रूव कि भाई वही आंसर आना चाहिए, बट ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस असली में क्वाड्रिलेटरल को समझना है। अब सवाल ये उठता है क्या क्वाड्रिलेटरल के केस में भी वही आंसर आएगा? एक्चुअली कई लोगों को लगता है क्वाड्रिलेटरल के केस में जो आंसर आएगा वो शायद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स आएगा इस फर्स्ट केस में। ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल के केस में तीन अलग अलग सिनेरियो, तीन अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, दूसरा जो वर्टाइसिस को ऐड करके अपॉन 4 करने वाला पॉइंट आएगा, और तीसरा अगर ये एरिया पूरा मास के साथ है तो इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा तीसरा। और ये तीनों सेम नहीं होते। कुछ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में तीनों सेम हो सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में तीनों सेम होते हैं, लेकिन यूजुअली सेम नहीं होते। अब मैं आपको दिखाता हूं। इस सिनेरियो में अगर हमें वर्टेक्स वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, तो मान लीजिए 4 वर्टेक्स है और इसमें मास और कहीं है ही नहीं। तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके x2 y2 है, इसके x3 y3 है और इसके x4 y4। कई लोग सोचते हैं तो सबका आंसर सेम ही आएगा, सेम नहीं आता है। सुनिए जरा, अब मान लीजिए मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो मैं वही करूंगा समेशन mi xi अपॉन समेशन mi। अब सब पे 1 kg मास अटैच्ड है, तो समेशन जो mi 1 हो जाएगा नीचे, तो नीचे तो आपका 4 ही आ जाएगा, ऊपर समेशन xi हो जाएगा। तो अगर मास सिर्फ वर्टाइसिस पे है तो समेशन xi बाय 4, यानी इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका वही है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। अब लोग बोलते हैं सर यहां भी ऐसे ही होगा। मैं बताता हूं सर कैसे होगा। ये ऐसे होगा सर, यहां पे एक रॉड कट कर दो इस साइड के पैरेलल, तो इस रॉड का इसके मिड पॉइंट पे होगा, फिर ऐसे इधर कट कर दो, ये इसके मिड पॉइंट पे होगा, फिर ऐसे एक और रॉड कट कर दो इसके मिड पॉइंट। तो भाई ये मिड पॉइंट, ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है, आपको एक चीज समझ में आ रही है? जब आप ऐसे कट करते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद आपकी रॉड यहाँ पे छोटी होने लगेगी, फिर मिड पॉइंट्स इधर चले जाएंगे। तो ये कुछ अजीब काम हो जाएगा, जैसे पहले आपने ऐसा देख के बता दिया था यहां वर्क करेगा नहीं। तो केस 2 में एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं सेंट्रॉइड? वो वर्टाइसिस को ऐड करके अपॉन 4 करके नहीं आता। तो देखिए केस 2 में हम इसको दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर लेंगे। तो मान लीजिए जैसे ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के केस में तो आप जानते ही हैं कि भाई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसका सेंट्रॉइड G1 और इसका सेंट्रॉइड G2। तो क्वाड्रिलेटरल के एक पार्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ट्राइंगल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही है वो G1 आ रही है, दूसरे पार्ट की G2 आ रही है। तो पूरे में हम ये समझ सकते हैं कि भाई अल्टीमेटली जो ओवरऑल क्वाड्रिलेटरल का आंसर आएगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, G1 और G2 के बीच में कहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं दोनों ट्राइंगल्स का मास सेम हो, मिड पॉइंट होना कोई जरूरी नहीं है, पर रहेगा तो इसी व्हाइट लाइन पे ही रहेगा। अच्छा, और यही काम हम दोबारा करेंगे। हम दो दूसरे ट्राइंगल बनाएंगे, इस बार एबीसी और एडीसी। एबीसी का सेंट्रॉइड मान लीजिए इधर आता है G3 और एडीसी का इधर आता है G4। और अब क्वाड्रिलेटरल का सेंट्रॉइड इस लाइन पे लाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारा सेंट्रॉइड होगा ना इस केस में, वो ये पॉइंट होगा। यानी इस केस में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पहले हमें उसी क्वाड्रिलेटरल को 2 ऐसे ट्राइंगल में मारना होगा और G1 और G2 निकालना होगा, और G1 G2 को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। और वहीं पर हम इसी क्वाड्रिलेटरल को फिर ऐसे कट करेंगे
अब हमें G3 निकालना होगा और G4 निकालना होगा और फिर उस लाइन की इक्वेशन निकालनी। और ये जो दोनों लाइन की इक्वेशन आएगी ना, इसको जब इंटरसेक्ट कराया जाएगा वहां हमारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो वो वर्टाइसिस को ऐड करके अपॉन 4 नहीं आता। एक्चुअली केस 1 में जो सेंट्रॉइड आता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है उसे वर्टेक्स सेंट्रॉइड कहते हैं, और केस 2 में जो आता है उसको एरिया सेंट्रॉइड या एरिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये दोनों अलग अलग सिनेरियो हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के पास ये दोनों होते हैं। अगर बोला जाए ना क्वाड्रिलेटरल के लिए सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ, तो पूछो वर्टेक्स के हिसाब से चाहिए कि एरिया के हिसाब से चाहिए। दो अलग अलग चीजें। और अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम जेई में वर्टेक्स वाला मान लेते हैं। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वर्ड बोला गया है एक क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि मास कैसे है, अगर वर्टाइसिस पे है या पूरे एरिया में है, किस तरह से। तो ये दो चीजें हैं। और टू बी मोर प्रिसाइज, एक क्वाड्रिलेटरल के पास 3 पॉइंट्स है। एक तो वर्टेक्स सेंट्रॉइड, वर्टेक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, और तीसरा एरिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये 3 पॉइंट्स है। तीनों को नाम भी हमने दे दिए, वी, पी और ए। अब क्या इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन है? ये जो तीनों पॉइंट आते हैं, बिल्कुल कनेक्शन है। जैसे ऑयलर लाइन होती थी ना, उस जैसा ही कनेक्शन है। ये पी, वी और ए तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और वी जो है इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो ये इसका प्रूफ वगैरह हम लोग जब वेक्टर्स पढ़ेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। 2 से 3 लाइन के अंदर प्रूफ आ जाता है। ये प्रूफ भी मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, आप घर पे ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। Those who have studied vectors can very easily do it. Those who haven't studied vectors also can also do it by coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर में से कोई सा एक आना चाहिए, आप घर पे आराम से ट्राई कीजिए। तो ये हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में समझना चाहिए। अच्छा, दूसरे और भी यूजेस होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमारे मैथ्स में। अब जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आपने जेई में के सैंपल पेपर वगैरह में भी देखे होंगे, आपने बुक्स वगैरह में भी देखे होंगे कि कुछ पॉइंट्स दे देता है जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, और इस तरह का स्टेटमेंट बोलता है कि a variable line such that algebraic sum of perpendiculars from these points to the line is 0। पहली बात, परपेंडिकुलर का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो जैसे ये कोई लाइन होती है और हम किसी पॉइंट x1 y1 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली इसकी बात कर रहा है, इस वैल्यू की, इसकी। और एल्जेब्रिक की बात कर रहा है, मतलब वो कह रहा है मॉड के बिना ऐड कर, मॉड के बिना, क्योंकि अगर मॉड लेके आप ऐड करोगे तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। वो कह रहा है कोई तो लाइन है वो ऐसी है कि अगर हम उस पर एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स लें और ऐड करें तो 0 आ जाएगा। अब मॉड के बिना लेंगे ना, तो देखो कुछ पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे, कुछ पॉइंट लाइन के नीचे होंगे, उस वजह से कुछ ये वैल्यू को पॉजिटिव देंगे, कुछ ये वैल्यू को नेगेटिव देंगे। क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब ऊपर वाली वैल्यू पे पता रहेगा कि भाई आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो कुछ पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे, वो एक साइड होंगे, वो प्लस आंसर देते होंगे, इसका कुछ माइनस देते होंगे। वो अल्टीमेटली कह रहा है ऐड करके 0 आता है। लाइन वेरिएबल है, एबीसी वेरिएबल है, पर वो कह रहा है इन सबको ऐड करके आंसर 0 आएगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ऐसी जो लाइंस होती हैं वो हमेशा इन सारे पॉइंट्स के सेंटर ऑफ मास, यानी इन सारे पॉइंट्स को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट, ये 7 पॉइंट है, तो समेशन AI अपॉन 7 इससे पास करेगी। ऐसा क्वेश्चन एक ट्राइंगल के लिए बहुत पॉपुलर भी है कि एक ट्राइंगल के वर्टाइसिस से हमने किसी लाइन पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किया और उन परपेंडिकुलर्स का अलजेब्रिक सम 0 आ रहा है, तो वो लाइन कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी? तो वो लाइन ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से पास करती है। अब यहां 7 पॉइंट है तो 7 पॉइंट का सेंट्रॉइड लिया जा रहा है। तो ये अगर 0 है मॉड के बिना, सो इट दिस लाइन विल पास थ्रू दी सेंट्रॉइड। और यह बड़े आराम से निकाल भी सकते हो, क्योंकि देखो ये तो उधर चला जाएगा, अगर ये 0 है तो ये उधर चला गया। यहां पर क्या आ गया, a टाइम्स समेशन xi प्लस b टाइम्स समेशन yi, और c कितनी बार ऐड होगा, क्योंकि यहां 7 पॉइंट है तो 7 बार ऐड हो जाएगा। फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, अब समेशन xi/7 और समेशन yi/7 यानी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कौन है? उसका सेंट्रोइड ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी कह लीजिए। और भी यूजेस हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमारे जेई में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी रिसेंटली एक टेस्ट सीरीज में आया है।
कि अब ऐसे ही 7 पॉइंट है, वापस फिक्स पॉइंट्स है, और एक ऐसा पॉइंट W ढूंढिए सच दैट समेशन, मतलब उस पॉइंट W से इन सब का डिस्टेंस निकाला गया और स्क्वायर करके ऐड किया। अब W क्योंकि वेरिएबल है, तो ये डिस्टेंसेस का एडिशन भी स्क्वायर करके ऐड करने के बाद वेरिएबल ही आएगा, पर वो कह रहा है हमें मिनिमम आंसर चाहिए। अब बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए, इसका आंसर W का आंसर वही है कि वापस इन 7 पॉइंट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो आंसर होगा। तो W वापस यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्यों होगा, इसके लिए एक हमारा पुराना एक फंडा वीडियो भी है, बहुत अंडररेटेड वीडियो है, जिसका नाम है मोमेंट वर्सेस डिस्टेंस। वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। उससे आपको प्रूफ समझ में आएगा कि क्यों W वो पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड इन 7 पॉइंट्स का वो पॉइंट होगा जिसकी वजह से ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। कई बच्चों ने जिन्होंने कई सारी बुक्स वगैरह की है उन्होंने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए कहा जाता है, तो ये एक यूज है। अच्छा भी ये देखिए कि हमें एक्स सॉल्व करना है, वो लोग कहेंगे है इसमें क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें भी है। अब देखो हमें एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालनी है तो एक तरीका तो ये आप अंधाधुंध मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर कई लोग कहते हैं कि सर कुछ कंबाइन कर लेते हैं, ये और ये और ये। एक्चुअली ना एक फार मोर इजियर टेक्निक है, इसमें देखिए इन चारों का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, x+3 प्लस x+7 प्लस x+9 प्लस x+13 बाय 4 कितना आ रहा है, x+8। x+8 को t अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि मैं बताता हूं उससे क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर x+8 अगर आपका t है ना, तो देखो ये काफी इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा t-1, ये हो गया t+1, ये t-5, ये हो गया t+5, दिस इज 81। तो बड़े आराम से ये t² - 25 इंटू t² - 1 इज इक्वल टू 81 बन गई। ये t² में क्वाड्रेटिक बन गई, प्लस 25 - 56, तो t² का आंसर 28 या -2 आ गया। नॉन रियल आंसर नहीं चाहिए तो इसको रिजेक्ट कर देना, 28 की हेल्प से आंसर निकाल सकते हो। तो ये काम किया जा सकता है। तो कई बार ना किसी एक एक्सप्रेशन से अगर इक्विडिस्टेंट एक्सप्रेशंस को ऐसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हम उस एक्सप्रेशन को टी ले सकते हैं। वो एक्चुअली उन एक्सप्रेशन जो है उन सारे फैक्टर्स का ना एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वो बड़ा इजी काम कर देगा। अब जैसे इसी में देखिए आप ये काम कर चुके हैं, जब ऐसा पूछा जाता है ना 3 नंबर्स आर इन एपी, तो आप नंबर्स क्या लेते हैं, तो आप यही करते हैं कि हम ना उन 3 नंबर्स में से जो उनका एवरेज होगा उसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से वो एवरेज है के। अब 3 नंबर है एपी में है, तो एवरेज जो है बीच वाला ही होगा, तो लेफ्ट वाला हो जाएगा के माइनस सम क्वांटिटी अल्फा, ये हो जाएगा के प्लस अल्फा। आप इस फॉर्म में अज्यूम करते हैं। अब 4 नंबर्स लेट से एपी में, तो 4 नंबर्स अगर एपी में तो चारों का एवरेज बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो बीच वाला नंबर होगा ही नहीं। तो मान लीजिए अगर एवरेज लेते तो के आता, तो ये वाला के माइनस अल्फा, ये के प्लस अल्फा। अब इन दोनों के बीच में 2 अल्फा का गैप है, तो ये के -3 अल्फा और ये के +3 अल्फा। तो ये एसेंशियली आप वही काम कर रहे हैं। 5 नंबर्स है तो वापस बीच वाला के है, इसके इधर वाला के माइनस अल्फा है, ये के प्लस अल्फा है, ये के -2 अल्फा है, ये के +2 अल्फा है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी तक में किए होंगे। ये भी वही है एसेंशियली कि आप सेंटर यानी उनके एवरेज को समझ रहे हैं। अब ये होमवर्क है, आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और ऐसा नहीं कि अरे सर इसको तो मैं ब्रैकेट खोल दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको एक अच्छे से मेथड से करके आंसर कमेंट में पोस्ट कीजिएगा कि क्या करना चाहिए। इसमें इतने सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये सारे के सारे इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्विडिस्टेंट मतलब उसी के अबाउट सिमेट्री बन रही है, जो कि हो सकता है इन सबका एवरेज हो। कैसे करना है, क्या करना है, आप इसको कमेंट्स में आंसर लिख के बताइए। तो आज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पार्ट है इसके कई एप्लीकेशंस पूरे मैथ्स में जगह जगह दिखते हैं।
हमने कोशिश की उन सबको यहाँ कवर करने की। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो एक बार एकेडजा पर जाकर एकेडजा वेबसाइट को भी देखिए। हमने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं उसमें जो आपको आपके बैकलॉग, स्पीड, एक्यूरेसी, टेस्ट प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। देखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।